साइनोबैक्टीरिया में अभी क्लोरोप्लास्ट डेवलप ही नहीं हुए, क्या कर रहे हो, क्रोमेटोफोर्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड साइनोबैक्टीरिया इज, तो फिर जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, थाइलेकोइड्स ही नहीं है, तो कहाँ अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड वाला कंडीशन आ गई। एक बार आप सर से बात जरूर करिए इसके बारे में, ठीक है आपको। चलो जी, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे आज। किसकी बात करेंगे? मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। करें शुरू? आप बताइए कि जब मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे हम, तो हमें ये याद करना है कि मिनरल जो होते हैं वो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो एनसीईआरटी कहती है कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन 2 फेजेस में होता है। जैसे आप पढ़े ना, ये प्लांट है आपके पास, इस प्लांट का ये कौन सा पार्ट है? रूट पार्ट है। तो रूट पार्ट से मिनरल्स का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। तो एनसीईआरटी कहती है कि मिनरल एब्जॉर्प्शन इनटू 2 फेजेस, इनटू 2 फेजेस। बोलो फर्स्ट फेज एपोप्लास्ट, पैसिव और रैपिड अपटेक ऑफ आयंस, ठीक है। दूसरी फेज बोलो सेकेंड फेज सिम्प्लास्ट, पैसिव और एक्टिव, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, और स्लो अपटेक। कैसा? स्लो अपटेक। फर्स्ट फेज एपोप्लास्ट है, सेकेंड फेज सिम्प्लास्ट है। तो स्लो अपटेक है और रैपिड अपटेक है। क्या क्या बोल रहे हैं? स्लो अपटेक है और रैपिड अपटेक है। समझ रहे हैं बात? समझने की बात यह भी है कि भाई फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज कैसे पढ़नी है। आप बताइए, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज को समझने के लिए हमें रूट का क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे ये टीएस है, रूट में सबसे बाहर कौन है? एपिडर्मिस में बाहर की तरफ ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनाई मैंने क्या है? ये रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, उसके अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस। ये वाला जो रीजन येलो कलर में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रीजन कौन सा? एंडोडर्मिस, और इसके अंदर की तरफ पेरिसाइकिल और साथ में जाइलम। सही है। अब आप बताइए कि भाई ये वाला जो रीजन है ना, ये है ना, ये कॉर्टेक्स रीजन है। कौन सा रीजन है? इस कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा होती हैं। कैसी होती हैं? और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। पैरेन्काइमा होती हैं और साथ में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। किसमें? समझ रहे हैं बात या नहीं? अब बताइए, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं तो पैरेन्काइमा टिश्यू है। ये कैसा टिश्यू है? कैसा टिश्यू है? पैरेन्काइमा टिश्यू। और लार्ज इंटरसेलुलर क्या प्रेजेंट है? स्पेस। फर्स्ट फेज समझते हैं सबसे पहले अपने। देखो, आप बताओ सेल के मतलब रूट के बाहर, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये रेड कलर में, ये बहुत सारे मिनरल्स पड़े हैं, बोलो पानी के साथ, सॉइल में, ऐसे ही रूट के चारों तरफ। ये क्या है? मिनरल्स। इसका मतलब रूट जो है वो सॉइल में ग्रो कर रही है। ये रेड कलर में जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मिनरल्स पानी के अंदर घुले हुए सॉइल में प्रेजेंट हैं ऐसे। तो मास है बाहर की तरफ मिनरल्स का पूरा। क्लियर है बात या नहीं? ये ऐसे ही है जैसे कि समुद्र है, तो सॉइल में बाहर की तरफ मिनरल्स और पानी यूं फैले हुए हैं। सही है। सोचो नदी का बांध टूट गया, बोलो
हमारे शहर में बाढ़ आ गई, ये जो सेल्स दिख रही है ना आपको कॉर्टेक्स रीजन की लाइट ब्लू कलर की, बोलो ये शहर के वो घर हैं, दुकानें हैं जिनके बीच में गलियां हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो बताइए जब बाढ़ आती है, बोलो ऐसे, तो पहली बार ये पानी गलियों में भरेगा। कहां भरेगा? गलियों में। बोलो इंटरसेलुलर स्पेसेस में। बाढ़ आ गई ना यूं, तो बाढ़ आ गई तो अंदर भर गया पानी ऐसे, लेकिन कहां भरा है? बोलो गलियों में भर गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस में भर गया। और बहुत जल्दी से हो गया ये काम। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, भर गया ये। हाँ या ना? कैसे भरा? बोलो जैसे ये कोई सेल है, उसकी ये सेल वॉल है, ये जो येलो कलर में बनाई मैंने, क्या बनाई? सेल वॉल। सही है। सेल वॉल के अंदर की तरफ बोलो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो बोलो ये एक सेल मेम्ब्रेन है। ये अंदर की तरफ क्या है? ये बाहर क्या थी? और अंदर की तरफ, और एक लार्ज सेंट्रल। सही है। बताइए फर्स्ट फेज में मिनरल्स जो होते हैं वो सेल वॉल से या इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए निकल रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये किसका है? सेल वॉल का। और ये अंदर की तरफ कौन है? सेल मेम्ब्रेन। तो अभी क्या हो रहा है? पहले हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज मतलब कौन? एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट में बताइए कि जो मिनरल्स हैं कौन? वो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से होते हैं। जैसे मान लो ये एपिडर्मल सेल है, तो एपिडर्मिस सेल की सेल वॉल से होते हुए, क्योंकि एपिडर्मिस में सुपरिन स्ट्रिप नहीं होती, तो सेल वॉल से निकलते हैं कौन? मिनरल्स। और बल्क में आ जाते हैं इन खाली इंटरसेलुलर स्पेसेस में। इन खाली कौन आ जाते हैं? मिनरल्स। कैसे आ जाते हैं? बल्क में। सही है। इस फेज को बोलेंगे फर्स्ट फेज, जिसमें रैपिड अपटेक ऑफ आयन हुआ है पानी के साथ, विदाउट एनी बैरियर। विदाउट एनी बैरियर सारे के सारे मिनरल बल्क में पानी के साथ कहां आ गए? इंटरसेलुलर स्पेस में। तो इंटरसेलुलर स्पेस मिनरल से, पानी से भर गए। क्लियर है बात या नहीं? तो फर्स्ट फेज में रैपिड अपटेक होता है विदाउट एनी बैरियर, और पानी के साथ बाढ़ आ जाती है मिनरल्स की इंटरसेलुलर स्पेस में। सेकेंड फेज में क्या होगा? जब ये मिनरल्स अंदर आ गए, बोलो जब ये मिनरल्स मतलब इंटरसेलुलर स्पेस में, तो इंटरसेलुलर स्पेस से ये एंटर करेंगे अब सेल के अंदर। जब ये सेल के अंदर यहां से इंटरसेलुलर स्पेस से एंटर करेंगे ना, इस फेज को बोलेंगे सेकंड फेज। तो पहली फेज में तो बोलो सेल वॉल से होते हुए जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसके इंटरसेलुलर स्पेस में मिनरल्स पानी के साथ भर गए पूरे। ये फेज तो कौन सी हो गई? फर्स्ट फेज। रैपिड अपटेक विदाउट एनी एनर्जी, इसलिए कैसा बोलेंगे? और बल्क में आते हैं तो, और इसमें सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस को क्रॉस कर रहे हो तो। क्लियर है बात या नहीं? लेकिन सेकेंड फेज में आप सेल के अंदर घुसोगे, सेल के अंदर आओगे तो सेल मेम्ब्रेन को पार करोगे। सेल मेम्ब्रेन को पार करोगे तो इसका मतलब ये कैसा फ्लो हो गया? कैसा फ्लो हो गया? कि सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे तो कैसा हो गया? सिम्प्लास्ट। अब सिम्प्लास्ट जो होता है वो पैसिव भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि आयन कैसा है। जैसे आप मानिए इस सेल के अंदर Mn की अमाउंट क्या है, तो बताइए कि अगर Mn बाहर से कहां आएगा? अंदर। यस और नो? तो बताइए वो एक्टिव आएगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। लेकिन सोचो सेल के अंदर पोटेशियम की अमाउंट क्या है, तो बताइए कि पोटेशियम अंदर कैसे आएगा? पैसिव। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन चाहे एक्टिव आए और चाहे आएगा तो आयन चैनल से ही। यस और नो? क्योंकि मिनरल्स आर चार्ज्ड आयंस। मिनरल्स आर, और जो चार्ज होते हैं वो पोलर होते हैं, और जो पोलर होते हैं वो मेम्ब्रेन को विदाउट प्रोटीन क्रॉस कर ही नहीं सकते। हाँ या ना? तो ऊपर वाला जो पोटेशियम लाए हो उसको लाने को तो बोलोगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और नीचे जो मैग्नीज लाए हो उसको बोलोगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन आपको समझना है कि प्लांट्स में मिनरल्स का मेनली एक्टिव एब्जॉर्प्शन ही होता है। सॉरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिनरल्स की कंसंट्रेशन
ऑलरेडी सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर क्या होती है, ज्यादा मिनरल कंसंट्रेशन इज हाई इन द सेल, प्लांट सेल वैक्यूल में। तो वैक्यूल में अगर मिनरल कंसंट्रेशन क्या होगी, मिनरल कंसंट्रेशन क्या होगी, तो इसका सीधा मतलब क्या निकल के आया कि एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे मेनली। क्लियर है बात आपको, हाँ या ना? तो बताओ सिम्प्लास्ट पैसिव होता है एक्टिव या दोनों? मतलब सेकंड फेज दोनों हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि अंदर ग्रेडियंट कैसा है। लेकिन फर्स्ट फेज जो होती है वो पैसिव होती है और प्योरली एपोप्लास्ट है, जिसमें मिनरल्स सिर्फ सेल के बाहर वाले इंटरसेलुलर स्पेस में आकर क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। एनसीईआरटी आप देखो पेज नंबर 200 ऊपर से सेकंड लाइन में क्या लिख रही है एनसीईआरटी, इन द फर्स्ट फेज एन इनिशियल रैपिड अपटेक, इनिशियल मतलब पहला, रैपिड मतलब बल्क में आते हैं, अपटेक ऑफ द आयंस इनटू द आउटर स्पेस और द फ्री स्पेस ऑफ द सेल। मतलब सेल के बाहर की तरफ जो आउटर स्पेस खाली है ना, उसमें आकर मिनरल क्या हो गए, भर गए फर्स्ट फेज में। फिर एनसीईआरटी क्या लिख दिया, इन सेकेंड फेज ऑफ अपटेक आयंस स्लोली इनटू, स्लोली मतलब फर्स्ट से सेकंड थोड़ा स्लो है, इनटू इनर स्पेस। इनटू इनर स्पेस से मतलब है सेल का साइटोप्लाज्म, कि सेल के अंदर आ रहे हो, इनटू इनर स्पेस। इनटू इनर स्पेस का मतलब है सेल के अंदर आ रहे हो, इनटू इनर स्पेस द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस into the apoplast usually occur through ion channels। दोबारा पढ़ो सही है, दोबारा पढ़ो, सही है पक्का, दोबारा पढ़ो। हाँ लाइन सही नहीं है, एनसीईआरटी लिखती है द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सिम्प्लास्ट होना चाहिए, क्योंकि आयन चैनल काम आ रहे हैं, तो आयन चैनल तो एपोप्लास्ट में काम ही नहीं आते, एपोप्लास्ट में तो सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो इसका लिखना चाहिए था पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू सिम्प्लास्ट, काट के इसको सिम करो, एपो हटाओ सिम लगाओ, फिर लाइन सही बनेगी एनसीईआरटी की। गड़बड़ हो गई यहां पर, क्योंकि आयन चैनल आ गए ना। अब लाइन पढ़ के देखो, देखो ठीक हो जाएगा। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द यूजुअली अकर्स थ्रू द आयन चैनल्स द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच आर सेलेक्टिव पोर्स, जो कि सिलेक्शन का काम करते हैं। यस और नो? तो मुझे बताओ, क्या सिम्प्लास्ट में आयंस पैसिव ही आते हैं या एक्टिव भी आ जाते हैं? और ज्यादा कौन सा आता है? इसलिए एनसीईआरटी लिख ली है ऑन अदर हैंड, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने, ऑन अदर हैंड। मतलब दूसरी बात यह है कि जो आयंस होते हैं वो अंदर आने में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लिखा है एनसीईआरटी ने, इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव प्रोसेस। बोलो, आयंस का अंदर आना इनफ्लक्स, आयंस का सेल्स में से बाहर जाना ई फ्लक्स, अंदर आना बाहर जाना आना जाना फ्लक्स, फ्लक्स आए तो आना जाना, इनफ्लक्स आए ई फ्लक्स आए। और एनसीईआरटी ने ये बातें लिखी आगे, इनफ्लक्स ई फ्लक्स और फ्लक्स। तो बोलो फ्लक्स, इनफ्लक्स, ई फ्लक्स। क्लियर है बात? अच्छे से बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम? फिर उसने ना लास्ट लाइन में लिखा कि भाई इससे आगे की बातें आपने पढ़ी हैं चैप्टर नंबर 11। तो बोलो पेज नंबर 189 पे आएंगे हम, पेज नंबर 189 पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में टॉपिक है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। तो आज आप इसको भी पढ़ देंगे। और कल मैंने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स वाली बात तो बताई थी आपको, एंडोडर्मिस वाली, कि एमएन अगर टॉक्सिक हो गया, सही है, तो फिर हम कहते हैं कि एंडोडर्मल सेल तो सिलेक्टिव पोर्स होती है, तो टॉक्सिक कैसे हो गया? तो उसके दो कारण बताए थे मैंने आपको, वो चारों लाइनें नीचे लास्ट लेक्चर की समझी आपने। तो आज आप क्या करेंगे, पहले पेज नंबर 201 का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, 200 का सॉरी 200 का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप पेज नंबर 189 पर आकर अपटेक ऑफ मिनरल आयंस पढ़ेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया लास्ट लाइन में वहां पहले पैराग्राफ के कि एनसीईआरटी पेज नंबर 189 पे चैप्टर नंबर 11 में आपने इसको पढ़ा है।
चले आगे। तो ये सीक्वेंस रहेगी आपकी आज पढ़ने की। ये तो हुआ अपटेक की बात। किसकी बात हुई? अपटेक की। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज आपको समझ में आया? एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ है जो हवा नहीं लगने देता बच्चे को, और घर पे जब वो पढ़ता है तो कंफ्यूज ही रहता है। फिर वो लास्ट में आके ये कहता है कि सर ये अपटेक, पैसिव, एक्टिव, रैपिड, पैसिव, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इनर स्पेस, आउट स्पेस, फ्री स्पेस, अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं एनसीईआरटी ने बहुत सारे छोटे से पैराग्राफ में। तो वो इसमें क्या रहता है? कंफ्यूज। लेकिन हमें रहना कंफ्यूज है ही नहीं, क्योंकि आपको तो सब समझा दिया मैंने। क्या आपको कोई डाउट है? बढ़ूं फिर मैं आगे। अब बात करें इनके ट्रांसलोकेशन की। किसकी बात करें? आप बताइए, जैसे ये प्लांट है, क्या है? प्लांट का ये कौन सा पोर्शन है? रूट। ये कौन सा पोर्शन है? शूट। सही है। तो आप बताएंगे रूट वाले पोर्शन से प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, प्लस एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को। वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अब ये जाइलम के थ्रू बोलो ऊपर जाएंगे। किसके थ्रू? तो इसको बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। आप पता है इसे आप एसेंट ऑफ सैप क्यों कहते हैं? सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स जाना। तो बताओ जाइलम से आप ऊपर कैसे ले गए थे पानी को? बोलो ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन, एडेशन थ्योरी से पढ़ा था आपने। पुलिंग फोर्स पानी को ऊपर खींचता है, कोहेशन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, एडेशन लगता है जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। हुई थी बात? वही सारी बातें। यस और नो? तो आप बताइए, जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा तो साथ में मिनरल्स भी जाएंगे, इसलिए जाइलम से पानी का ऊपर की तरफ चढ़ना एसेंट ऑफ वाटर नहीं, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई प्रॉब्लम? फिर आप बताइए, एसेंट ऑफ सैप यहां से पहुंचेगा कहां तक? बोलो लीफ तक। अब लीफ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास लीफ है एक। क्या है? लीफ के अंदर आपको पता है वेन होती है, वेन। तो बताइए ये पोर्शन वेन है। क्या है? वेन है। और वेन के बाहर की तरफ बोलो लीफ की सेल्स होती हैं। सही है। तो आप बताइए जाइलम के थ्रू जब एसेंट ऑफ सैप हुआ, क्या हुआ? तो वाटर और मिनरल्स लीफ तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? लीफ तक पहुंचने के बाद ये वेन्स के थ्रू चले। अब वेन्स के थ्रू चले तो यहां से वेन से बोलो वाटर प्लस मिनरल्स पहले इंटरसेलुलर स्पेस में आते हैं। किस में आते हैं? और जब इंटरसेलुलर स्पेस में आएंगे तो लिविंग सिस्टम है इंटरसेलुलर स्पेस या डेड? इंटरसेलुलर स्पेस। स्पेस लिविंग है या डेड है? डेड है ना। तो डेड में आएंगे तो बोलो प्योरली बाय डिफ्यूजन आएंगे। किससे आएंगे? किस में आ गए? फिर स्पेस से सेल में जाएंगे। स्पेस से, अब स्पेस से सेल में कैसे जाएंगे? बोलो वो डिपेंड करता है ग्रेडियंट पर। वही एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो सेल में mn की अमाउंट क्या होगी, तो बाहर से अगर mn आएगा तो कैसे आएगा? और अगर सेल में पोटेशियम की अमाउंट क्या होगी, तो बाहर से पोटेशियम आएगा तो कैसे आएगा? बस ये बात एनसीईआरटी ने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखी है। पेज नंबर 190 पे टॉपिक देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में साफ साफ टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, हेडिंग है एक। उसके सेकंड पैराग्राफ की लास्ट की लाइन पढ़ेंगे, अनलोडिंग ऑफ द मिनरल आयंस अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग्स थ्रू द डिफ्यूजन। तो सबसे पहला काम तो ये कि वेन में से वाटर और मिनरल्स की जो अनलोडिंग होती है वो स्पेस में होती है, इंटरसेलुलर स्पेस में, फ्री स्पेस में, बाय द डिफ्यूजन। और फिर क्या लिखा गया? एंड एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल्स। तो बताइए लीफ की जो सेल्स होती हैं वो मेनली क्या कर लेती हैं? एक्टिव अपटेक। लेकिन इसको आपको मेनली याद करना है। सही है बात या नहीं? क्योंकि अपटेक तो पैसिव भी होता है, अपटेक तो पैसिव भी होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन हम क्या कह रहे हैं? मेनली एक्टिव। इसलिए एनसीईआरटी ने सिर्फ एक्टिव लिखा है। लेकिन क्या पैसिव अपटेक नहीं कर सकती सेल? कर सकती है। वो तो डिपेंड करता है ना उसमें ग्रेडियंट कैसा है। क्लियर है बात या नहीं? फिर एक बात और बताता हूं मैं आपको। अभी जो मैं बात बोलने वाला हूं, अभी के लिए तो सब ठीक है, बच्चा शाबाश शाबाश करता है, ऐसे भी करता है कि भाई समझ में आ गया, मजा आ गया। लेकिन दोबारा जब रिवीजन करने बैठता है तो उसके दिमाग में एक ब्लंडर आता है। पूछो क्या? एनसीईआरटी पेज नंबर आओ आप 198 पे, थोड़ा जल्दी से हाथ चलाया करो। भाई तू तेरी एनसीईआरटी खोल,
दूसरों को देखेगा तो ये मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, तू देखते रह जाएगा, है ना। किताब खरीदी हमने इसलिए कि हम भी पढ़ें उससे। एनसीईआरटी पेज नंबर 188 पे 198 पे टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर लास्ट पैराग्राफ पढ़ो आप। द डेफिशिएंसी ऑफ द young tissues and the minerals are generally are immobile. For example calcium and sulfur, लास्ट लाइन में लिखा है। कितने बच्चों की एनसीईआरटी में यहां कैल्शियम के साथ सल्फर नहीं दिया गया है? हाथ उठाइए। एक बच्चा और दो बच्चे, बस। मैं आपको क्लियर कर दूं, 2017 में एक एडिशन प्रिंट हुआ था एनसीईआरटी का। 2017 से पहले 2016 तक के एडिशंस में कैल्शियम और सल्फर दोनों लिखे हुए आते थे, लेकिन 2017 के अंदर एक एडिशन आया एक साल, जिसमें कैल्शियम के साथ सल्फर को हटा दिया गया। तो इनके पास वो एडिशन 2017 का है, आप देखिएगा आपको मिलेगा भी 2017। 2018 में जब एनसीईआरटी चेंज की गई, बड़े इसमें ड्रास्टिक चेंज हुए, डायग्राम्स वगैरह बदले गए, ईटीएस का नया डायग्राम और सब चीजें डाली गई। तो उस टाइम पे क्या है कि पुराना एडिशन जो 2016 वाला था वही रिवाइज हुआ, इसलिए 198 नंबर पेज पे अब जो नया एडिशन एनसीईआरटी का चल रहा है उसमें कैल्शियम के साथ फिर से सल्फर है इमोबाइल के अंदर, और ये आपके पास मैक्सिमम बच्चों के पास एनसीईआरटी है, तो इसलिए कैल्शियम एंड सल्फर लिखा हुआ है। तो बताइए सल्फर मोबाइल या इमोबाइल? वेरी गुड। आप दोबारा आइए एनसीईआरटी पेज नंबर 190 पर, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन टॉपिक है, थर्ड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। The mineral ions frequently remobilized particularly from the older or the senescent parts. Older या dying leaves export much of them mineral. पढ़ते जाओ। To the older parts. फिर कह रहे हैं elements most rapidly mobilized are nitrogen, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम। अब यहां सल्फर को क्या लिखा? हाँ, तो ये ब्लंडर अभी नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन जब रिवीजन करने बैठेंगे तब आएगा कि भाई एनसीईआरटी पेज नंबर 190 पे तो लिख रहा है कि सल्फर मोबाइल है, और 198 पे लिख रहा है कि सल्फर। आपको ये समझना है कि जब कैल्शियम और सल्फर रूट से एब्जॉर्ब होते हैं तो जाइलम के थ्रू प्लांट्स के पास जाते हैं। अब जाइलम के थ्रू जब ये प्लांट्स के पास आ गए तो जो ओल्ड पार्ट होंगे कौन होंगे? वहां से कैल्शियम तो ट्रांसलोकेट करेगा नहीं, लेकिन सल्फर की कुछ अमाउंट ट्रांसलोकेट करती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सल्फर है वो पूरी तरह से इमोबाइल है। आप बताइए, फ्यू अमाउंट ऑफ द सल्फर इज आल्सो ट्रांसलोकेटेड। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सल्फर कुछ अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है, और जब नाइट्रोजन ट्रेवल करवानी होती है ना, हमें क्या ट्रेवल करवानी होती है? और आपको पता है नाइट्रोजन हाईली मोबिलाइज्ड है, तो जब हमें नाइट्रोजन क्या करवानी होती है? ट्रेवल। तो हम अमाइनो एसिड्स को ट्रेवल करवाते हैं एमाइड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? और अगर वो एमाइड्स ऐसे अमाइनो एसिड से बने हो जिनमें क्या प्रेजेंट है, तो फिर सल्फर भी मोबाइल वहां पर काउंट करना पड़ेगा। इसलिए कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है, इसलिए कुछ अमाउंट सल्फर की मोबाइल भी होती है। बच्चा कहता है आपकी सारी बातें हमें समझ में आ गई, हमें तो ये समझाओ कि एग्जाम में क्या करना है, हमारे क्वेश्चन +4 कैसे होंगे। तो क्वेश्चन आता है विच वन एलिमेंट इज इमोबाइल या विच वन मिनरल इज? ऑप्शन सुनिएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम है ही नहीं, तो आंसर क्या गया? इमोबाइल। पूछा तो सल्फर एक ही है जो इमोबाइल हो सकता है। ऑप्शन आता है, क्वेश्चन फिर वही है, विच वन एलिमेंट इज इमोबाइल। ऑप्शन सुनिए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर। तो जब सल्फर और कैल्शियम में से चूज करना हो तो कैल्शियम चूज करेंगे। फिर आता है क्वेश्चन कि विच वन पेयर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मिनरल्स इज इमोबाइल? पेयर। ऑप्शन, नाइट्रोजन कैल्शियम, पोटेशियम सल्फर, पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम सल्फर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो सल्फर और कैल्शियम में से प्रायोरिटी इमोबाइल को किसको देनी है? क्लियर बात? कोई प्रॉब्लम? ऐसा ब्लंडर तो नहीं आएगा दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इज रिजर्वायर।
ये एक टॉपिक सिर्फ आपके रीड करने के लिए 8 लाइन का टॉपिक है, छोटा सा। इसके बारे में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। इस क्लास में इतने वो कौन कौन से बच्चे जिन्होंने कभी पौधों को पानी दिया है, हाथ उठाएं अपना। सभी ने दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि पौधों को किसी ने पानी दिया ही नहीं, सबने पानी मिट्टी में दिया। पानी पौधा मिट्टी से अपने आप लेता है, और यही मेरा टॉपिक है कि सॉइल इज रिजर्वायर। आप बताइए, आप प्लांट को पानी प्रोवाइड करवाइए, आप प्लांट को मिनरल प्रोवाइड करवाइए, प्लांट को जो भी केमिकल आप प्रोवाइड करवाते हैं तो आप हमेशा कहां देते हैं? प्लांट वहां से अपने आप एब्जॉर्ब करता है उसको। तो आप देखिए कि जो न्यूट्रिशन सॉइल में प्रेजेंट है, जब मैंने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर शुरू किया था तो मैंने अर्थ क्रस्ट, वेजिटेबल पीस और लिवर पीस का एक एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था जो मिट्टी में वो प्लांट में, जो प्लांट में वो हम में। तो अल्टीमेटली जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी कहां से मिल रहा है? तो अल्टीमेटली जो है वो प्लांट के लिए एक मैट्रिक्स का काम कर रही है, और उसी मैट्रिक्स में प्लांट्स ग्रो करते हैं। और आम भाषा में जो हमारे जितने भी बच्चे मतलब जो फिलोसफर्स हैं या जो गुरु हैं वो क्या कहते हैं कि मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाना है। तो इसको ऐसे समझ लो कि सॉइल इज रिजर्वायर, हमारा सारा न्यूट्रिशन कहाँ है? मिट्टी में। और हम कहाँ से ले रहे हैं? मिट्टी में। और आफ्टर डेथ जब हम जलाए जाएंगे, जब हम दफनाए जाएंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हमारा वो न्यूट्रिशन कहाँ चला जाएगा? मिट्टी में। तो ऐसा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। तो आप न्यूट्रिशन लेते कहां से हैं? सॉइल से। और अगर प्लांट को न्यूट्रिशन देना है तो देते कहां हो? सॉइल में। तो सॉइल इज रिजर्वायर। ठीक है, और यही सारी बातें एनसीईआरटी ने यहां पर हमें लिख कर दी है। क्लियर है बात या नहीं? लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्या है? आप बताइए, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? लेकिन फिर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को बच्चे फिक्स नहीं करते। आप सांस लीजिए, कौन सी गैस अंदर गई? नहीं, बल्क गया, ऑक्सीजन भी गई है, नाइट्रोजन भी गई है, और भी आपके एटमॉस्फेयर में जितनी गैसें सारी गई ना। लेकिन आपने नाइट्रोजन को यूज नहीं किया, एज इट इज बाहर निकाल दिया, क्योंकि नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने वाले एंजाइम आपके पास है ही नहीं। इसका रीजन भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन वेट करना पड़ेगा उसके लिए। कर लेंगे? ठीक है। तो आप बताइए कि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। किसकी? किसकी बात कर रहे हैं? तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हमें यह समझना है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? लेकिन नाइट्रोजन गैस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते और यूटिलाइज नहीं करते। प्लांट्स भी जनरली ऐसा ही करते हैं कि वो इस नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से यूज नहीं कर पाते हैं। CO2 को यूज करते हैं लेकिन नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर पाते। प्लांट्स हमेशा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं अमोनियम आयन की फॉर्म में, या नाइट्राइट वाले कंपाउंड्स की फॉर्म में, या नाइट्रेट वाले कंपाउंड्स की फॉर्म में। तो इसका मतलब सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको आप नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? और बताइए, जब कोई गैस फॉर्म कन्वर्ट होती है कंपाउंड फॉर्म में, किसमें? तो इसे कहा जाता है फिक्सेशन। क्या कहा जाता है? तो अल्टीमेटली मैं इसे कहूंगा N2 फिक्सेशन, क्योंकि मैं नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर रहा हूं। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में, जैसे कि अमोनिया के कंपाउंड्स, जैसे कि नाइट्राइट्स के कंपाउंड, जैसे कि नाइट्रेट्स के कंपाउंड्स। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। आप बताइए, ये एबिलिटी बोलो ऐसे, ओनली इन प्रोकैरियोट्स, मतलब इस अर्थ पर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं। जब से आप यूकैरियोटिक किंगडम पढ़ना शुरू करते हो, आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आओ। प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनिरा है, उसके बाद यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्रोकैरियोटिक किंगडम सिर्फ एक है हमारे पास, मोनिरा किंगडम। लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों किंगडम यूकैरियोट्स हैं। और यूकैरियोट्स में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता हो। जगह कम पड़ेगी भाई तेरी, डायग्राम पूरे बोर्ड पे जाएगा। ठीक है बात या नहीं? तो इसको कैसे याद करेंगे कि ओनली प्रोकैरियोट्स आर कैपेबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सिर्फ प्रोकैरियोट्स करते हैं। क्या सारे करते हैं? बोलो नहीं। कुछ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बोलो कुछ, मोस्ट ऑफ, ना माइकोप्लाज्मा ना आर्की बैक्टीरिया। बढ़े आगे।
अब बताओ कि ये अमोनिया वाले कंपाउंड, नाइट्राइट वाले कंपाउंड, नाइट्रेट वाले कंपाउंड कहां आए? सॉइल में। कहां पर आए? कौन से कंपाउंड? नाइट्रेट वाले, अमोनिया वाले, नाइट्राइट वाले कंपाउंड्स कहां आए? सॉइल में। तो सॉइल में नाइट्रोजन कितनी फॉर्म में है? 4। 3 तो ये है ही, नाइट्रोजन गैस भी तो है सॉइल में। लेकिन प्लांट क्या नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है? किसे एब्जॉर्ब करता है? अमोनिया, नाइट्राइट और, तो आप बताइए इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन पूल ऑफ सॉइल। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन पूल ऑफ सॉइल, जिसमें अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट ये सब आएगा, जिसमें ये सब आएगा। इसे कहेंगे क्या? नाइट्रोजन पूल ऑफ द सॉइल। मतलब वो नाइट्रोजन जो प्लांट के एब्जॉर्ब करने लायक है। क्लियर है बात या नहीं? आप बताइए इन तीनों फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट, और प्लांट इसे करेगा क्या? बोलो, अपटेक एंड यूटिलाइज। सही है। किसने किया ये काम? प्लांट ने। तो प्लांट इससे अपना बायोमास बनाएगा, यस और नो? फिर आप बताओ प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल। तो बताइए फिर एनिमल्स का बायोमास बनेगा, यस और नो? तो वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड सॉइल से प्लांट में आए और प्लांट से एनिमल्स में आए। सही है बात या नहीं? फिर आप बताइए प्लांट और एनिमल्स की क्या हो जाएगी? डेथ। प्लांट्स और एनिमल्स की क्या हो जाएगी? डेथ। अब जब बच्चे को मैं ये बात बताता हूं कि प्लांट और एनिमल की क्या हो गई, तो बताइए इन सॉइल, बताइए इन सॉइल। अब ये है डिकेइंग मटेरियल। क्या है? बच्चा कहता है सर एनिमल ने प्लांट को खाया, प्लांट मर गया। ये तो समझ आ गया, प्लांट खा के एनिमल क्यों मर गया? तो फिर उसको मैं समझाता हूं कि भाई प्लांट खा के एनिमल, या एनिमल प्लांट खा के, या प्लांट एनिमल खा गया इसलिए नहीं मर गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन। तो यहां मैंने तब से लिखना शुरू कर दिया है कि डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन। जब उसका अपना लाइफ स्पैन पूरा हो गया तो वो मर गया। फिर पौधे को खा गया तो पौधे की पत्तियां खा गया, फ्रूट खा गया, फ्लावर्स खा गया, जड़ से थोड़ी उखाड़ के पेड़ खा गया, नहीं। तो यहां एरो लगाया गया प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए। ठीक है। तो आप बताइए प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हुई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन, एंड बोथ डेड बॉडीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज ए डिकेइंग मटेरियल। अब बताइए इनमें होंगे नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर नाइट्रोजिनस है इस डिकेइंग मटेरियल में, किसमें? तो जब इसका डीकंपोजिशन होगा, क्या होगा? तो आप बताइए सॉइल में सबसे पहले नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब डीकंपोज होते हैं, क्या होते हैं? तो डीकंपोजिशन के टाइम पर वो सबसे पहले फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया वाले कंपाउंड्स का। दिमाग में डाल लो ये बात आप, कि जब भी डीकेइंग मटेरियल से नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होगा? डीकंपोजिशन। क्या होगा? तो सबसे पहले कौन से कंपाउंड बनते हैं? अमोनिया वाले कंपाउंड्स बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलो अमोनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड दिस फंक्शन इन सॉइल कैरिड आउट बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है। कौन से बैक्टीरिया? तो आप बताइए कि नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका जब होगा डीकंपोजिशन, क्या होगा? तो डीकंपोजिशन के टाइम पर अमोनिफिकेशन होगा। अमोनिफिकेशन सॉइल में चल रहा है और ये बैक्टीरिया करेंगे अमोनिफाइंग। मैं आपको याद करवाता हूं, प्लांट डाइवर्सिटी जब आपने पढ़ी तो आप उसमें न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट में आपने एग्जाम्पल पढ़ा बैसिलस वल्गेरिस बैक्टीरिया, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइड्स। These bacteria are amonifying bacteria and also called as the amonifying bacteria means saprophyte. इनके बारे में अभी मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूं कि वास्तव में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा।
जब अमोनिफिकेशन की डिटेल करवाऊंगा तो बैक्टीरिया का नाम भी लिखवाऊंगा। अभी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको लगे कि सर तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा भी रहे हैं और नाम तो सिर्फ बोल के जा रहे हैं, नहीं, अभी तो सिर्फ सर आपको नाइट्रोजन साइकिल के, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स बता रहे हैं कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। डिटेल तो इसके बाद करनी है ना अपने को, ठीक है। तो बताइए अमोनिफिकेशन होने के बाद सॉइल में क्या आ गई? अमोनिया। बताइए इस अमोनिया का कुछ पार्ट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अमोनिया को भी तो प्लांट एब्जॉर्ब कर ही सकता है ना सॉइल से। तो बोलो फ्यू अमाउंट ऑफ द अमोनियम कंपाउंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड मैक्सिमम अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू नाइट्राइट। फिर इस नाइट्राइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? कौन? मैं बताऊं, यहां पे भी बच्चा डाउट पूछ लेता आगे, पूछो क्या सर ये प्लांट तो मर गया था ना। तो मैंने कहा भाई ये मर गया था तो सॉइल में दूसरे प्लांट भी तो होंगे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हंसने की बात नहीं, बच्चा तो बच्चा होता है ना, उसका तो काम है बेचारे का डाउट पूछना। नहीं समझ रहा मेरी बात? अब उसको क्लियर करना मेरा काम है। अब उसमें इरिटेट हो जाऊं, डाउट तो जना ही नहीं है बेचारे का कि भाई आपने जो प्लांट लिखा था वो तो मर गया। तो मैं कहता हूं बेटा वो मर गया, ये मैं दूसरे प्लांट्स की बात कर रहा हूं सॉइल के अंदर जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। तो आप बताइए इस नाइट्राइट में से कुछ अमाउंट कौन ले लेता है? मैं इसके डॉटेड लाइन बना रहा हूं इसलिए ताकि ज्यादा अमाउंट ना एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और इसका मैक्सिमम पोर्शन नाइट्राइट का कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बोलो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, या फिर बोलो अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट। ये जो पूरा प्रोसेस है ना इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये काम करते हैं बोलो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन करते हैं? और याद रहे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्सिटी पढ़ी, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा, कीमो ऑटोट्रोफ पढ़े। तो बताइए इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, और ऐसा पढ़ाया मैंने। पूछो कैसे? आप देखो अमोनिया में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकाल लिए, ऑक्सीडेशन हो गया, इन्हीं हाइड्रोजन से NaDH2 बना लोगे, उससे ETS चला लोगे, ATP बना लोगे, और फिर उससे आप ग्लूकोज बना लोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप? बच्चा यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर बोल जाता है। पूछो क्या? वो क्या जल्दबाजी में ऐसा बोलता है कीमो ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी से अपना मेटाबॉलिज्म चलाते हैं, लेकिन वो गलत बोलते हैं। सही क्या बोल रहे हैं? कीमो ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से केमिकल अपना फूड बनाते हैं, फिर उस फूड से मेटाबॉलिज्म चलाते हैं भाई। वरना ऑटोट्रोफ कैसे होते? वरना ऑटोट्रोफ कैसे होते? तो बताओ केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, और फिर उस फूड से अपना मेटाबॉलिज्म चलाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। चलो आगे। तो बताइए ये काम करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले बोलो नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनास, सुने हैं नाम आपने? और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाले नाइट्रोबैक्टर। सही है। ये जो नाइट्रेट सॉइल में बना है ना अभी नाइट्रिफिकेशन से, बताओ इसका मैक्सिमम अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, और इसकी बहुत कम अमाउंट फिर से कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन गैस में। और बोलो नाइट्रोजन गैस में फिर से कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? और इसको करने वाले बैक्टीरिया होते हैं बोलो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन होते हैं? और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलोगे स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो टोटल अल्टीमेटली स्टेप हमारे पास 5 हो गए। हमने शुरुआत कहां से करी? बोलो नाइट्रोजन गैस से। पहले स्टेप का नाम क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरे स्टेप का नाम था अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तीसरा स्टेप था अमोनिफिकेशन। नंबर 4 था नाइट्रिफिकेशन। और नंबर 5 हमने क्या पढ़ा? और शुरुआत कहां से करी? और 5 स्टेप पूरे करके वापस आ भी कहां गए? इसलिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को नाइट्रोजन साइकिल भी कहा जाता है।
बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम, ठीक है। इन टोटल स्टेप्स में से कितने स्टेप सॉइल में चल रहे हैं? 4। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ये चारों कहां चल रहे हैं? भाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कहां? मिट्टी में, सही है। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहां? मिट्टी में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहां? मिट्टी में। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहां? मिट्टी में। तो प्रोसेस मिट्टी में कितने चल रहे हैं? कितने चल रहे हैं? लेकिन उनमें से 3 इकोसिस्टम के लिए यूजफुल है। लिविंग सिस्टम के लिए 3 प्रोसेस यूजफुल है। पूछो कौन कौन से? नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इससे सॉइल का नाइट्रोजन पूल बढ़ता है। अमोनिफिकेशन, क्योंकि इससे भी सॉइल का नाइट्रोजन। नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि इससे भी सॉइल का नाइट्रोजन पूल। लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन एक हार्मफुल एक्टिविटी है, क्योंकि इससे सॉइल का नाइट्रोजन पूल कम होता है। अब देखो ना, नाइट्रेट जो है बच्चे, जिसको प्लांट क्या कर पा रहा था? एब्जॉर्ब, उसको इसने क्या कर दिया? फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया, और नाइट्रोजन गैस को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताएंगे कि टोटल स्टेप है 5, उनमें से 4 सॉइल में हो रहे हैं। फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। 3 यूजफुल है, क्योंकि वो सॉइल का नाइट्रोजन पूल, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन एक स्टेप हार्मफुल है, जो कि सॉइल का नाइट्रोजन पूल कम करता है, उसका नाम क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम यहां? तो कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे? हाँ भाई। तो अब मैं सबसे पहला स्टेप आपको पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन उससे पहले आप एनसीईआरटी पेज नंबर 201 का फ्लो चार्ट देख लो। ऊपर 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 आपको येलो कलर के डब्बे में दिख रही है नाइट्रोजन गैस। फिर नीचे की तरफ एक लिखा गया है फिक्सेशन, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल। उससे आपने अमोनिया और नाइट्रेट बनाए। फिर आपके राइट साइड में एक एरो जा रहा है नीचे, उस एरो पे अपटेक लिखा हुआ है, प्लांट बायोमास बन रहा है। प्लांट बायोमास से एनिमल बायोमास। और आपके लेफ्ट साइड में एक एरो ऊपर आ रहा है, उस पे अमोनिफिकेशन लिखा हुआ है, अमोनिया बन रहा है। फिर अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है। उस रेड कलर के डब्बे में लिखा गया है सॉइल पूल ऑफ द नाइट्रोजन। साफ साफ दिख रहा है आपको? फिर लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो गया है? एरो जो है ना, वो दोनों तरफ है। देखो आप यूं, तो इधर वाला एरो मिटा दो आप, क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस का बनना। आप नाइट्रोजन गैस से दोबारा नाइट्रेट क्यों बना रहे हो? है ना? लास्ट वाला भाई हंस रहा है, बोला इतने तो एनसीईआरटी पे कभी ध्यान ही नहीं किया मेरा। नहीं जाना चाहिए बच्चे, तभी तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। नहीं समझ रहे बात? और आप बच्चे, और आपका काम यही है कि आप एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, सिलेबस बुक पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि आपने सारा दारोमदार किस पे डाल दिया? टीचर पे। तो टीचर की मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि बच्चे को सारी बातें बताए। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और मैं उसको बड़े ईमानदार से निभाने की कोशिश करता हूँ हमेशा ही, कि बच्चे को तो ना बताओ कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम तो उसको बताना है ना, उसको हर चीज़ बताऊँ मैं। और इसलिए पेज नंबर खुलवाता हूँ कि फलानी एनसीईआरटी का पेज नंबर ये खोलो, ये लाइन खोलो, ये वर्ड खोलो। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे हवा में थोड़ी बोलना है अपने को, हर बात ऑथेंटिसिटी के साथ करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के +4। नहीं अमन तिवारी, कान ठीक है तेरा? बढ़े आगे? चलो सबसे पहला स्टेप पढ़ाता हूं मैं अब आपको, है। सबसे पहला स्टेप था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो नाइट्रोजन गैस है ना बच्चे, उसको क्या करना? कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है? 2 तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है। बोलो, एक तो पढ़ना है ए बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम नहीं करेगा। ठीक है? ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे ए बायोलॉजिकल में एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा? एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप बताइए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है ना? बोथ आर द लेस रिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। और एटमॉस्फेयर में ऐसे लोटपोट घूम रही है हवा में, नाइट्रोजन भी यहाँ बहुत सारी पड़ी है, ऑक्सीजन भी यहाँ बहुत सारी पड़ी है, लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि लेस रिएक्टिव है। लेकिन आप बताइए, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज लाइट पड़ रही है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, गर्मी बहुत तेज है, टेम्परेचर बहुत हाई है, या बताओ बादलों में बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है। मतलब कुछ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और इतने ज्यादा आ रहे हैं
कि इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है इस नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को कि इनका कोलिजन हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ये आपस में। कौन कौन? तो बोलो एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से इनको इतनी एनर्जी मिल गई कि नाइट्रोजन गैस किससे रिएक्ट कर ले और बना दे बच्चे नाइट्राइट। क्या बना दे? नाइट्राइट, NO2। सही है बात या नहीं? फिर आप बताओ कि जो NO2 आपने बनाया ना, इस NO2 ने रिएक्ट करना है किसके साथ भी? नाइट्राइट। होता क्या है कि सीक्वेंस आपको ऐसे याद करनी है कि सबसे पहले क्या होगा, N2 और O2 मिलके NO बनाएगा, फिर NO जो है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर NO2 बनेगा। मतलब पहले बने नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्राइट। अब बताओ कि जो नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट वो रिएक्ट करेगा किससे? वाटर से। ये वाटर कुछ और नहीं, बोलो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है। इस मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद क्या बना? HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब बोलो ये जो एसिड बना है ना, सही है, ये रेन के साथ कहां आ जाएगा? नीचे सॉइल में। इसको एसिड रेन कह देते हैं हम, कि एटमॉस्फेयर में एसिड बने और एसिड कहां आ गए? सॉइल में। अब सॉइल में जब इन सॉइल लिखता हूं, यहां मैं क्या लिख रहा हूं? सॉइल में कौन आया? किसके साथ? तो HNO3 जो है वो रिएक्ट कर लेगा, बोलो किसके साथ? अमोनियम आयन के साथ, और बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। और इस अमोनियम नाइट्रेट को प्लांट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। वहीं आप बताओ कि सॉइल में HNO3 जो है वो आकर सिलिका से, कैल्शियम ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर सकता है, और कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बोला वो बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा? और इस कैल्शियम नाइट्रेट को भी प्लांट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी भी बोला था कि प्लांट सॉइल से नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन तीनों में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका है? NO2 का या NO3 का? तो नाइट्राइट का या नाइट्रेट का? नाइट्रेट का। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? नाइट्रेट का। तो आप बताइए कि कैल्शियम नाइट्रेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं प्लांट सॉइल से। किसका? कैल्शियम नाइट्रेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं प्लांट सॉइल से। ठीक है बात या नहीं? एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नंबर 2 पे, इसमें देखो कोई लिविंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपको ये पढ़ना है लेकिन रटना नहीं है, याद नहीं करना। कारण क्या है? हम बोलो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी लिविंग सिस्टम के बिना कभी काम नहीं करती, और इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम, सही है। दूसरा आपको ए बायोलॉजिकल में याद करना है इंडस्ट्रियल। बच्चा कह रहा है कि याद नहीं करना तो पढ़ा क्यों रहे हो? तो आप बताइए एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट में इलेक्ट्रिक और इंडस्ट्रियल दोनों का नाम है ना? इसलिए इंडस्ट्रियल में ना आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का हेबर मेथड याद कर लो आप। क्या याद कर लो? हेबर मेथड में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है, कौन? वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस से। पूछो कब? बोलो जब हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करती है और बनाती है क्या? अमोनिया। और फिर इस अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं CO2 से, और क्या बन जाता है? यूरिया। प्लांट को देते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसके पास यूरिया एंजाइम होता है, निकल उसको एक्टिवेट कर देता है, तोड़ के वो नाइट्रोजन निकाल के यूटिलाइज कर लेते हैं। सही है बात या नहीं? तो ये इसमें भी कोई लिविंग सिस्टम काम, ये भी तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है काम। यस और नो? तो आपको ध्यान रखना है कि इसलिए इसको ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहते हैं। इसको रीड करिए, आपको इसको याद नहीं है, ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल किसको कह रहे हैं और एनवायरमेंटल किसको कह रहे हैं। क्वेश्चन तो बायोलॉजिकल से आएगा अगर आएगा तो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे अब। किसकी? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते तो बोलो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये काम करेंगे। कौन करेंगे? सिर्फ ओनली प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये काम सिर्फ ओनली प्रोकैरियोट्स ही कर सकते हैं। सारे प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? नहीं करते। सम बैक्टीरिया एंड मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, बोलो सम एंड मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं करते। साइनोबैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। आर्के बैक्टीरिया या फिर आपको माइकोप्लाज्मा को कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं पढ़ना जो नाइट्रोजन को फिक्स करता हो, ना हमारे सिलेबस में है। क्लियर? अब ध्यान दें कि जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो जो नाइट्रोजन गैस होती है ना N2, बोलो उसे अमोनिया में बदला जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर N2 गैस को किस में बदला जाता है?
और ये काम करता है एक एंजाइम जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है? तो अगर बच्चा मेरे से कोई पूछे कि प्रोकैरियोट्स में ही एबिलिटी क्यों, नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही, तो आप बताइए कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है और किसी में नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजिनेज एंजाइम की कोड करने वाले जीन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में नहीं होते। सही है बात या नहीं? अब नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए प्रोकैरियोट भी आपको दो तरह के याद करने हैं। एक तो आप याद करोगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। क्या याद करोगे? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में अकेले रहते हैं, सॉइल में अकेले रहते हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उनको कहा जाता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या? उनमें पहला एग्जांपल तो आप किसका पढ़ोगे? बैक्टीरिया का। बताइए बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, बोलिए ऐसा। एक आपको याद करने हैं एरोबिक और एक आपको याद करने हैं एनारोबिक। एरोबिक में एग्जांपल याद करोगे अजोटोबैक्टर और बेजरनीकिया का। किसका? बेजरनीकिया का। ये दोनों एग्जांपल आपको पक्का याद करने हैं क्योंकि एनसीईआरटी के ही एग्जांपल हैं। ठीक है बात या नहीं? और एक आपको यहां एनारोबिक में याद करना है रोडोस्पाइरुलम। कौन सा? और ये एग्जांपल भी आपको पक्का याद करना है क्योंकि किसका एग्जांपल है? ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। अज़ोटोबैक्टर एंड बेजरनीकिया इन और रोडोस्पाइरुलम इन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, मिट्टी में अकेले रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, दूसरे आपको याद करने हैं यहां पर साइनोबैक्टीरिया। क्या याद करेंगे आप? साइनोबैक्टीरिया। देखो जब साइनोबैक्टीरिया की आप बात करते हो तो जनरल एग्जांपल आपको यहां पढ़ने हैं। बोलो नॉस्टॉक, एनाबिना। ये दोनों नाम तो हमारे पास हैं एनसीईआरटी के अंदर, दोनों नाम हैं। कहां पर? तो इनको तो याद करना बनता है, लेकिन साथ में एग्जाम्पल में आपको ओलोसीरा का भी याद करवाऊंगा और एग्जाम्पल में आपको ऑसिलेटोरिया का भी याद करवाऊंगा। ऑसिलेटोरिया ये भी आपको याद करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये आपको मिल चुका है। ऑसिलेटोरिया फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया पूछ लिया गया है एक बार और आंसर क्या गया था? ऑसिलेटोरिया। क्या गया था? और पैडीफील्ड में पूछा था और पैडीफील्ड में ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ऑसिलेटोरिया पर क्वेश्चन आ चुका है तो ओलोसीरा पर भी आ सकता है कभी ना कभी। ठीक है बात या नहीं? इसलिए आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दोनों एग्जांपल नॉस्टॉक और एनाबिना के ही एनसीईआरटी में आपको गिवन है। ठीक है बात? एनसीईआरटी पेज नंबर 201 बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू करते हैं हम। ऊपर ऊपर देखो 202 में ऊपर अमोनिया से देखो, अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रोजन से अमोनिया बनी है। उसके ठीक नीचे के पैराग्राफ में यही बातें लिखी हैं उन्होंने। एरोबिक में अज़ोटोबैक्टर और बेजरनीकिया, एनारोबिक में रोडोस्पाइरुलम और साइनोबैक्टीरिया के लिए नॉस्टॉक और एनाबिना का नाम है। यहां ओलोसीरा का और ऑसिलेटोरिया का नाम, लेकिन फिर भी एग्जाम में ऑसिलेटोरिया पर क्वेश्चन एआईपीएमटी में नीट से पहले। हाँ नोट करना है इसको, तो ओलोसीरा और ऑसिलेटोरिया को इसलिए तो लिखाया बोर्ड पे मैंने। बढ़े आगे। दूसरे हमें पढ़ने हैं बच्चे, साइनोबैक्टीरिया की बात करनी है तो साइनोबैक्टीरिया के बाद नंबर 2 पे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमें पढ़ने हैं सिम्बायोटिक। बायोलॉजी में पहले भी क्लियर की थी, सिन वर्ड आ जाए ना SYN तो जुड़ना होता है, और सिम आ जाए ना सिम, तो सिम का मतलब क्या होता है? साथ साथ। सिम्बायोसिस, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ सर्वाइव करते हैं। तो बताइए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ मिलकर नाइट्रोजन का क्या करें तो इसे कहेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहेंगे? सही है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले नंबर पे याद कर रहे हैं किसको? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया में एग्जांपल याद करोगे आप, राइजोबियम। बताइए राइजोबियम प्लांट सिम्बायोसिस करता है लेग्यूम प्लांट के साथ। किसके साथ? और लेग्यूम प्लांट के साथ जो स्ट्रक्चर बनाता है सिम्बायोसिस से, उसको कहते हैं रूट नोड्यूल। मतलब सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, उसका नाम क्या है? रूट नोड्यूल। तो राइजोबियम लेग्यूम प्लांट्स के साथ रूट नोड्यूल बनाता है। राइजोबियम लेग्यूम प्लांट्स के साथ
रूट नोड्यूल बनाता है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल याद करोगे, एजोराइजोबियम। क्या याद करोगे? ये भी लेग्यूम प्लांट्स के साथ स्टेम नोड्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? ये अगर आपको याद ना भी रहे तो भी काम लेकिन राइजोबियम याद करना कंपलसरी है क्योंकि एनसीईआरटी में है। इसके अलावा एक एग्जांपल आपको याद करना है, फ्रैंकिया। क्या याद करना है? फ्रैंकिया बताओ रूट नोड्यूल बनाता है नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ। नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ क्या बनाता है? रूट नोड्यूल। एग्जाम्पल याद करना है आपको, एक तो कैजुराइना और एक याद करना है एलनस। मैं क्लियर कर दूं, एलनस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है आपको, ठीक है, लेकिन कैजुराइना गिवन, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन है कैजुराइना पर, पीछे पीवाईक्यू में मिलेगा आपको, इसलिए आपको कैजुराइना भी याद करना यहां पर। लेकिन आपको मैं ये भी क्लियर कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन नीट से पहले के, जब तक नीट नहीं होता था ना, एआईपीएमटी होती थी, तब तक के ये क्वेश्चन है। तो इसलिए आप पीछे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि 2006 से पहले का क्वेश्चन ना करें वो, क्योंकि 2006 के बाद ये एनसीईआरटी आ गई थी। तो ये एनसीईआरटी जब से एप्लीकेबल है वो 2006 था, इसलिए मैं 2006 से पुराने क्वेश्चन करने से हमेशा ही मना करता हूं आप लोगों को। सही है? तो आप ध्यान रखिए कि 2006 के बाद के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जो मिलेंगे एक्स्ट्रा वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको पीवाईक्यू करने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात एक और समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ना फ्रैंकिया को फिलामेंटस बैक्टीरिया बताया गया। कैसा? बोलो, जो फिलामेंटस होते हैं उनको एक्टिनोमाइसिटीज में रखा जाता है, और एक्टिनोमाइसिटीज मोनेरा किंगडम का ग्रुप है। टोटल 7 ग्रुप होते हैं उसमें मोनेरा के अंदर, लेकिन पढ़ाए कितने गए हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 ही हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया पढ़ाया है, रिकेट्स और एक्टिनोमाइसिटीज नहीं पढ़ाए। लेकिन आप समझिए कि जो बैक्टीरिया फिलामेंटस होते हैं, कैसे होते हैं, उनके नाम के ग्रुप के पीछे लग गया सिटीज। पूछो क्यों? क्योंकि सिटीज क्लास है बच्चे फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, क्योंकि फंजाई फिलामेंटस होते हैं। तो बताओ, फिलामेंटस बैक्टीरिया जो लिखे गए ना उनको एक्टिनोमाइसिटीज कहा गया। तो फ्रैंकिया आ जाए या कभी एक्टिनोमाइसिटीज आ जाए तो दुखी मत होना, ये फ्रैंकिया नाम एनसीईआरटी का है, इसलिए पता होना चाहिए कि फ्रैंकिया फिलामेंटस है, एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है, और एलनस और कैजुराइना के साथ क्या करता है? सिम्बायोसिस। और एलनस का एग्जांपल है हमारे पास। अभी देखो, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की 3rd लाइन से पढ़ना शुरू करो आप। विद द रूट species of the rhizobium such as relationship with the roots of कौन कौन सी लेग्यूम प्लांट में? एग्जांपल अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, ग्राउंड पी, ब्रोड बीन, क्लोवर बीन एक्सेट्रा। ये एग्जांपल 7 याद करने हैं आपको, किसके? लेग्यूम प्लांट्स के, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। फिर इसकी सेकंड लास्ट लाइन में देखो, ब्रैकेट में एलनस लिखा गया है फ्रैंकिया के लिए, तो एलनस के साथ कैजुराइना भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कैजुराइना पर भी पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात तो हुई किसकी? बोलो, बैक्टीरिया की। किसकी? अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। किसकी? बोलो, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। बोलो ऐसे। प्लांटी किंगडम में टोटल कितने डिवीजन है? 5। नाम बताओ। एल्गी, ब्रायो, अमन तिवारी, मोनेरा किंगडम है, मोनेरा नहीं बोलना, डिवीजन पूछे हैं मैंने, किंगडम नहीं। प्लांटी किंगडम में देखो ऐसे चलता है ना, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो किंगडम 5, उसमें एक किंगडम प्लांटी, प्लांटी के डिवीजन 5, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है? तो याद रखिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी बोलो ऐसे, एल्गी, एल्गी, ये एल्गी को छोड़ के बाकी सबके साथ सिम्बायोसिस करते हैं, तो खुद एल्गी है, ऐसे याद रख लो। बोलो, एल्गी के अलावा बाकी सभी डिवीजन जो है ना 4, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, चारों के साथ सिम्बायोसिस करता है। कौन?
ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो साइनोबैक्टीरिया की बात करो तो बोलो ये ब्रायोफाइटा में सिम्बायोसिस करता है। किसके साथ करता है मैं ये भी क्लियर कर दूं। आपने एनसीईआरटी पढ़ी ना, तो ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट और मोस पढ़े। क्या पढ़े? लेकिन जब सर ने डाइवर्सिटी आपको पढ़ाई तो आपके स्टडी पैकेज से आपने लिवरवर्ट और मोस के बीच में पढ़ा हॉर्नवर्ट। याद है? तो स्टडी पैकेज में था लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉस, और हॉर्नवर्ट में एक एग्जांपल था एंथोसिरोज। याद है? तो बोलो एंथोसिरोज के थैलस के साथ सिम्बायोसिस करता है साइनोबैक्टीरिया। दूसरा एग्जांपल याद करोगे टेरिडोफाइटा। कौन सा? टेरिडोफाइटा में हायर टेरिडोफाइट, टेरोप्सिडा के मेंबर साल्विनिया, मार्सिलिया, साल्विया, मार्सिलिया, एजोला। याद आया? तो बोलो एजोला की लीव्स के साथ सिम्बायोसिस करता है। एक्वेटिक टेरिडोफाइट होता है एजोला। एजोला की लीव्स के साथ सिम्बायोसिस करता है साइनोबैक्टीरिया। फिर टेरिडोफाइट के बाद आपने पढ़े जिम्नोस्पर्म। क्या पढ़े? जिम्नोस्पर्म में, लोअर जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट था साइकस, फाइब्रस रूट वाला, जिसमें एनसीईआरटी कहती है कि कोरोलॉइड रूट्स बनाते हैं ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस करके। अगर जिम्नोस्पर्म की रूट जैसे कि पाइनस सिम्बायोसिस करे फंजाई के साथ तो बनते हैं माइकोराइजा। क्या बनते हैं? और अगर सिम्बायोसिस करे साइनोबैक्टीरिया के साथ तो बनती हैं कोरोलॉइड रूट्स। तो कोरोलॉइड रूट का मतलब है सिम्बायोसिस है, माइकोराइजा का भी मतलब। लेकिन माइकोराइजा में सिम्बायोसिस किसका होता है? फंजाई का और जिम्नोस्पर्म का। लेकिन कोरोलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया और जिम्नोस्पर्म का। ठीक है? और लास्ट आपको याद पढ़ना है, याद नहीं करना। एंजियोस्पर्म्स में याद करो गनेरा प्लांट। कौन सा प्लांट? लेकिन आपको गनेरा याद नहीं करना, आपको एंथोसिरोज याद नहीं करना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये हमें याद करना है एजोला और जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये दोनों दिए गए हैं हमें। और एजोला पर क्वेश्चन भी मिल जाएगा पीछे आपको, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। साइकस पर भी क्वेश्चन मिल जाता है डाइवर्सिटी में, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों तो आपको याद करने हैं, टेरिडोफाइट, और बाकी पढ़िए और काम चलाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं। होते तो मैं सारे डिटेल में बताता कि कौन क्या कैसे कब। क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो जाए भाई। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, बैसिलस नहीं लिखा, उसने लिखा रोडोस्पाइरुलम इज एनारोबिक एंड बैसिलस फ्री लिविंग, कि उसकी शेप बैसिलस है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या समझ रहा है? हाँ, वो कह रहे हैं रोडोस्पाइरुलम इज एनारोबिक एंड बैसिलस फ्री लिविंग। फ्री लिविंग है, बैसिलस शेप का है, एनारोबिक है। कौन? रोडो में रोड शेप से रोडोस्पाइरुलम। हाँ बेटा, हटा दिया ना एनसीईआरटी में, इसलिए बता भी नहीं रहा हूं मैं। बड़े भाई आगे? हाँ पक्का? कोई यहां तक प्रॉब्लम किसी को? क्या बात है, डाउट ना होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला वाला ही है, या तो सब समझ में आया या नहीं आया? अब तो पहले पूछ के सर पहला वाला है क्या, है ना? तो देखो डाउट ना होने के कारण कितने भी, या तो सब समझ में आ रहा है या सब फिर तो क्या मान लूं, आना भी चाहिए। चलो अभी करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की डिटेल में बात। ठीक है? बताइए, जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करेंगे, किसकी? तो आप बताएंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला कंपाउंड जो होता है वो कौन होता है? अमोनिया। कौन होता है? और इस कंपाउंड को बनाने का काम बोलो, एक एंजाइम को दिया गया है जिसका नाम क्या है? तो बोलो नाइट्रोजिनेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। सही बात है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ देता है ये, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया? नाइट्रोजन का क्या हो गया? यहां एक बात आपको बहुत ध्यान देने लायक बात यह है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, कौन? बताइए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मतलब O2 के लिए सेंसिटिव है, यस और नो? नो, O2 के लिए क्या है? कौन? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। O2 के लिए क्या है? सो बोलो एक्टिवेट एट एनएरोबिक कंडीशंस।
मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक्टिवली क्या करे, वर्क करे, तो कंडीशंस कैसी चाहिए? और एनारोबिक कंडीशंस का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट या लो? नहीं, लो O2 कंसंट्रेशन बच्चे। एनारोबिक कंडीशंस का मतलब कभी ये नहीं होता कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। पास्चर इफेक्ट में रेस्पिरेशन में बताई थी मैंने ये बात। लेकिन मैंने कही ये भी बात कही थी कि आपको एनारोबिक कंडीशंस में ये याद रखना है कि ऑक्सीजन कम है, लो है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन काम नहीं आती हो तो भी। सही है बात या नहीं? तो आप एब्सेंट बोलो, लो बोलो, लेकिन लो ज्यादा सही बात है, क्योंकि अब अर्थ पे ऐसी कोई जगह है नहीं जहां ऑक्सीजन ना हो, या है तो बहुत कम है। तो कम है तो एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होती हैं, ऑक्सीजन जब जरूरत से क्या हो जाती है, कम। बढ़े आगे। तो बताइए कि जो नाइट्रोजनेज है ना, ये रुबिस्को वाला ही काम हो गया एक तरह से। रुबिस्को कहता है CO2 भी जोड़ लेता हूँ, O2 भी जोड़ लेता हूँ, जो ज्यादा होता है उसको जोड़ लेता हूँ। नाइट्रोजनेज कहता है N2 भी जोड़ लेता हूँ, O2 भी जोड़ लेता हूँ, जो ज्यादा होता है जोड़ लेता हूँ। इसलिए आप चाहते हो कि N2 क्या रहे? सही है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन NCERT में एक पैराग्राफ है, पेज नंबर 202 पे, जहां अभी आपने एलनेस वाला एग्जांपल पढ़ा था। तो लास्ट लाइन में उस पैराग्राफ के क्या लिखी है NCERT ने, एक लाइन कि राइजोबियम एंड फ्रैंकिया बोथ आर फ्री लिविंग, यस और नो, इन सॉइल, बट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक कंडीशंस। कि जब ये अकेले सॉइल में अकेले होते हैं तब ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते, लेकिन जब ये लेग्यूम प्लांट या नॉन लेग्यूम प्लांट अपने एप्रोप्रिएट अमाउंट प्लांट के साथ सिम्बायोटिक कंडीशन में आते हैं तभी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कैन, यस और नो। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप बताइए, जैसे मान लीजिए ये कोई रूट है, बोलो लेग्यूम रूट है, ठीक है। लेग्यूम रूट के सॉइल में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, बोलो राइजोबियम। कौन प्रेजेंट है? राइजोबियम। बोलो फ्री लिविंग है, कैसा है? फ्री लिविंग कंडीशन में ये बैक्टीरिया बोलो एरोबिक होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता। नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता। एक मिनट बच्चे, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा। नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है कौन? राइजोबियम। कब? फ्री लिविंग कंडीशन में। और कैसा होता है, एरोबिक या एनारोबिक? हाँ, एरोबिक। क्लियर है यहां तक बात? समझने की बात यह है कि जब ये बैक्टीरिया अकेला है तो नाइट्रोजन फिक्स। बताइए, ये बैक्टीरिया रूट के अंदर आ गया, बताइए रूट के जिस हिस्से में बैक्टीरिया एंटर करता है क्या बोलेंगे? वहां की सेल्स डिवाइड करती हैं, वहां की सेल्स क्या करती हैं? डिवीजन करती हैं, और डिवीजन से वो एरिया क्या होता है, रूट का पर्टिकुलर फूल जाता है, रूट का वो पर्टिकुलर एरिया फूल जाता है। और इस फूले हुए रीजन के अंदर जो सेल्स होती हैं, मैं अभी आपको रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको जनरलाइज बातें बता रहा हूं। बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरा तो यही डाउट था कि रूट नोड्यूल बनती कैसे हैं, और सर ने तो ऊपर ऊपर से बता दिया। नहीं, अभी मैं सिर्फ जनरलाइज बातें बता रहा हूं, डिटेल हम इसकी करेंगे बढ़िया से, रूट नोड्यूल कैसे बनती है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि जब रूट नोड्यूल बनती है तो रूट नोड्यूल बनने के बाद जिस एरिया में बैक्टीरिया ने एंटर किया, वहां की सेल्स में ये बैक्टीरिया जब आता है तो सेल्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जिससे वहां की सेल्स के नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये जो फूला हुआ कलर, रेड कलर का पार्ट है ना, ये वाला, इसी को हम नाम देते हैं रूट नोड्यूल। क्या नाम देते हैं? लेकिन आप बताइए कि बैक्टीरिया यहां पर आकर कहता है कि भाई तू भी एरोबिक, मैं भी एरोबिक, रूट भी एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, बैक्टीरिया भी एरोबिक, वो कहता है अपने को दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन लेवल क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा ऑक्सीजन पे तो मेरा नाइट्रोजनेज काम ही नहीं करेगा, तो फिर ये दोनों मिलकर एक खिचड़ी पकाते हैं, दोनों मिलकर एक, उस खिचड़ी का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन जो है ना, आप बताइए, ये ऑक्सीजन स्क्वेंजर का काम करता है। किसका काम करता है? मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन एक्स्ट्रा को ये अपने साथ क्या करवा लेता है, बाइंड करवा लेता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसने एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर दिया, नहीं। बोलो रूट की सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही हैं। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है 40, कितनी?
उसमें से 10 काम आनी है रेस्पिरेशन में, बची कितनी? वो लेग हीमोग्लोबिन जोड़ लेता है। तो बताओ क्या रूट की सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गया? नहीं नहीं, रेस्पिरेशन एरोबिक है, ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया बोलो, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेग हीमोग्लोबिन ने अपने साथ जोड़ ली है। ठीक है बात या नहीं? बच्चा कहता है कि जब बैक्टीरिया अकेला था तब ये लेग हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बना पाया? उसका कारण है कि इसका जो ग्लोबिन पार्ट है, कौन? ये तो बनाती है प्लांट सेल, कौन? और जो हीम पार्ट है वो बनाता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पास हीम था, ग्लोबिन नहीं था, तो जैसे वो यहां आया तो क्या बन गया? हीमोग्लोबिन। अब मैं ये टॉपिक पढ़ा के जब यहां से चला जाता हूं काउंटर पे, मतलब बाहर क्लास से, तो बच्चा फिर पीछे पीछे आता है, सर आपने ना ग्लोबिन बता दिया, आपने ना हीम बता दिया, आपने लेग तो बताया ही नहीं। तो लेग मतलब टांगे होती है, तो आप इसमें टांग मत अड़ाइए, ठीक है? पूछो क्यों? क्योंकि लेग स्टैंड फॉर द लेग्यूम। तो लेग्यूम रूट में बनने वाला हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है, तो लेग स्टैंड फॉर द लेग्यूम, हीम गिवन बाय बैक्टीरिया, ग्लोबिन प्रोड्यूस बाय प्लांट सेल एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज द हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है और लाइट रेड कलर या पिंक कलर का होता है, इसलिए मैंने क्या किया, रूट नोड्यूल का कलर भी लाइट रेड रखा, तो लाइट रेड या पिंक कलर का होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं बच्चे हम लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम देते हैं? जो कि ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह काम करता है और सेल के अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा, तो ऑक्सीजन का लेवल सेल में, तो रूट नोड्यूल की सेल जो है उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करके नाइट्रोजन का कर पाएगा फिक्सेशन। कितने लोगों को ऊपर से गई ये बात? ठीक है। फिर यहां बच्चे के दिमाग में, हाँ बेटा, हाँ बताइए, मुझे क्या समझ नहीं आया, बताओ दोबारा बताओ, खड़े हो जाइए, बताइए। तब एरोबिक था, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। आगे बढ़ते हैं। और प्लांट सेल भी एरोबिक थी, वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जब सेल के अंदर गया तो सेल के अंदर डिवीजन प्रमोट किए, वो हिस्सा फूल गया, फूले हुए हिस्से का नाम। अब इनको नाइट्रोजन फिक्स करनी है, नाइट्रोजन तब फिक्स कर पाएंगे जब सेल में ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा। अब कैसे रखें काम? तो फिर उसके लिए क्या बनाया इन्होंने, तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सेल के अंदर प्रेजेंट थे उसको किसने जोड़ लिया? तो सेल के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का लेवल, और ऑक्सीजन का लेवल कम, मतलब समझे बात या नहीं? तो अब ये अच्छे से क्या कर पाएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाएगा। अब यहां ये बहुत बढ़िया हो गया, उसके लिए बच्चा खुश है, लेकिन ये खुशी तब चली जाएगी जब वो नीट के पेपर के लिए दोबारा मेजर टेस्ट की तैयारी करेगा और प्लांट डाइवर्सिटी में एनसीईआरटी पेज नंबर 19 पे आएगा। किस पे आएगा? 19 नंबर पेज पे आप देखो, आपको ना साइनोबैक्टीरिया में नॉन स्टॉक का डायग्राम दिया गया है। बच्चा कहता है कि अर्थ पर पहला ऑर्गेनिज्म है कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी रखते थे। यस और नो? गलत बात, इससे पहले बैक्टीरिया आ गए थे। बोलो, ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जो वाटर से तोड़कर ऑक्सीजन निकाल रहे थे, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले। बताओ, ये तो ऑक्सीजन भी बना रहे हैं और नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कैसे? क्योंकि आप बताओ, अगर ये नाइट्रोजन मतलब फिक्स कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इनके पास कम होनी चाहिए ज्यादा, तो ये तो खुद ऑक्सीजन बनाने लग गए, तो इनके पास ऑक्सीजन ज्यादा हो गई या कम हो गई? तो गड़बड़ हो गई ना। बच्चा कहता है जब मैं रिवीजन करता हूं तब की बात कर रहा हूं, आज तो यस सर ही चलेगा, लेकिन जिस दिन रिवीजन करोगे उस दिन ये दिमाग में आएगा कि साइनोबैक्टीरिया तो अर्थ का पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, तो फिर नाइट्रोजन कैसे फिक्स कर ली उसने? क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए ऑक्सीजन क्या चाहिए, कंडीशंस कैसी चाहिए? हो गई ना गड़बड़, है बेटा? कॉलोनी फॉर्म करता है, आप ध्यान से सुनिए, कॉलोनी तो एल्गी भी फॉर्म करता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी मोटाइल पढ़ी है आपने? पढ़ी या नहीं पढ़ी? तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? नहीं, गलत बात, ध्यान से सुन इधर। अगर ऐसी बात याद है तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। बताइए, साइनोबैक्टीरिया में दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है होमोसिस्ट, ठीक है, और एक होती है हेटेरोसिस्ट। दोनों में से पूछा जाए कि थिक वॉल कौन सी, तो होमोसिस्ट में बताइए फोटोसिंथेटिक PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जहां PS2 प्रेजेंट होता है वहां वाटर टूट के क्या निकलती है, इसलिए होमोसिस्ट सेल्स नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती। और नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है? हेटेरोसिस्ट सेल्स में ओनली PS1 प्रेजेंट होता है,
क्या प्रेजेंट होता है? तो ये वाटर तोड़कर ऑक्सीजन नहीं निकालते, इसलिए नाइट्रोजन का क्या कर पाते हैं? फिक्सेशन। अब बच्चा कहता है सर आसपास की सेल्स में तो ऑक्सीजन बनेगी ना, जैसे इधर होमोसिस्ट है तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल हाई, ये होमोसिस्ट है तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल, तो क्या ये ऑक्सीजन जाके नाइट्रोजन से नहीं जुड़ सकती क्या? बोलो नहीं। पूछो क्यों? तभी तो सेल वॉल थिक रखी है उन्होंने कि भाई वो ऑक्सीजन आकर ना जुड़े, वो ऑक्सीजन आकर ना जुड़े, तभी तो उन्होंने क्या किया? सेल वॉल को क्या रख लिया? थिक, कि भाई उस ऑक्सीजन को जोड़ना ही नहीं है। तो बताइए जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं वो ऑक्सीजन नहीं बनाती, और जो ऑक्सीजन बनाती हैं वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती। साइनोबैक्टीरिया में कितने लोगों के ऊपर से गई ये बात? कॉलोनी फॉर्मेशन वाले भाई साहब बढ़िया समझ में आया ना? हाँ, चेहरे की स्माइल बता रही है वैसे आपके। बड़े भाई आगे कोई प्रॉब्लम? आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं बढ़िया से? बढ़ूं फिर मैं आगे। अब बात करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की, कि रूट नोड्यूल बनती कैसे है। बेसिकली बैक्टीरिया जो है अंदर एंटर कैसे करता है? किसके? करें शुरू? हाँ बेटा, ना ना साइनोबैक्टीरिया में अभी क्लोरोप्लास्ट डेवलप ही नहीं हुए, क्या कर रहे हो? क्रोमेटोफोर्स हैं। membrane bound cell organelles are found in eukaryotic cell and cyanobacteria is, तो फिर जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, थाइलेकोइड्स ही नहीं है, तो कहाँ अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड वाला कंडीशन आ गई? एक बार आप सर से बात जरूर करिए इसके बारे में, ठीक है? आपको अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड पार्ट जो पढ़ने हैं, दबे हुए पार्ट जो पढ़ने हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ने हैं थाइलेकोइड्स के लिए। साइनोबैक्टीरिया में थाइलेकोइड्स होती नहीं है, होती भी हैं तो सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती रहती है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के लिए कंडीशन है क्योंकि वहाँ PS1 PS2 दोनों काम करवाने हैं हमें। NADP रिडक्टेज एंजाइम को एब्सेंट करते हैं हम स्ट्रोमा लेमेली के अंदर। ये एवोल्यूशन की बात है, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि मेरा तो सिलेक्शन इसकी वजह से अटका हुआ है, तो एक बार आपको जिस सर ने ये बात बताई उनसे ये बात करिए। फिर भी अगर वो आपको नहीं समझा पाते या आपका डाउट फिर भी डाउट ही बना रहता है, तो आप मुझसे एक बार बात जरूर करिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जितना मुझे आता है मैं बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है? और मैंने पहले भी बोला था क्लास में जितनी भी जानकारी मैं देता हूँ पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ देता हूँ, है ना? आप मुझे कभी भी आके काउंटर पे पूछ सकते हैं कि सर ये कहाँ लिखा है, मैं किताब भी बता सकता हूँ आपको, क्योंकि बिना पढ़े नहीं पढ़ाता मैं, सिंपल सी बात है, ठीक है बात? तो इसलिए मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपको जहां तक जाना है आपके एग्जाम में, मेरे को ये तक भी बताते हुए आपको ये अंदर से महसूस होता है बढ़िया से कि बच्चे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कैजुराइना नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपको याद करना है, क्योंकि PYQs में मिलेगा आपको। ईयर वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जहां आपका दिमाग थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है चीजों के साथ, तो आप जरूर एक बार डिस्कस जरूर करें अच्छे से, ईमानदारी के साथ, ठीक है? वैसे क्लोरोप्लास्ट पर होता है अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है? बड़े और प्रोकैरियोटिक सेल है ये तो। बात करते हैं एक प्लांट की। किसकी? ये प्लांट है ना, प्लांट, इसमें रूट और शूट है, क्या है? सही है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? सही है। तो आप ऐसे समझिए कि भाई जैसे अपने इस रूट की बात करें, किसकी? तो रूट में देखो एक तो रूट टिप होता है, रूट टिप जिसको रूट का कैप कहते हैं हम, उसके जस्ट पीछे मेरिस्टेम, उसके जस्ट पीछे एलोंगेशन, और उसके जस्ट पीछे मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन रीजन के अंदर आपको रूट हेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रूट हेयर्स मिलते हैं, सही है? आपको समझना है कि जो सिम्बायोसिस होता है ना राइजोबियम बैक्टीरिया का, वो रूट हेयर वाले रीजन में होता है। कौन से रीजन में? रूट हेयर वाले रीजन में। जैसे इसको समझते हैं आपने, मान लीजिए आपके पास ये एपिडर्मिस है, रूट का टीएस पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ये लेयर क्या है? एपिडर्मिस है, यस और नो? एपिडर्मिस के अंदर की तरफ बोलो एंडोडर्मिस होती है, मतलब कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आती है यहां पर। तो ये लेयर बता रहा हूं मैं आपको, कौन सी? एंडोडर्मिस।
ठीक है, इसके अंदर की तरफ आप बताएंगे पेरिसाइकिल, ये लेयर्स हैं, और इसके अंदर की तरफ आपको मिलेगा जाइलम। तो ये जाइलम है, ये पेरिसाइकिल है, ये एंडोडर्मिस है, और ये वाला जो रीजन है ना बच्चे, ये कॉर्टेक्स, यहां का टिश्यू पैरेनकाइमेटस होता है। कैसा टिश्यू होता है? ठीक है, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जो एपिडर्मिस होती है ना, उससे रूट हेयर बनते हैं। तो आप बताइए कि एपिडर्मिस जो है उसने बाहर की तरफ ऐसे किसको बना रखा है ये? तो इसे मैं लिख रहा हूं रूट हेयर। रूट हेयर की ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है ना, ये वाली, बोलो ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपको ये बात समझनी है कि सॉइल के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया। सॉइल में क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये देखो सॉइल में ये प्रेजेंट है, कौन कौन से? राइजोबियम। बोलो, सॉइल को एनसीईआरटी ने लिखा है राइजोस्फेयर। क्या लिखा है? राइजो मतलब हो गया रूट, और स्फेयर मतलब हो गया एनवायरमेंट। तो रूट के आसपास के एनवायरमेंट को बोला गया है राइजोस्फेयर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जिस मिट्टी में लेग्यूम प्लांट ग्रो करता है, क्या वहां सिर्फ लेग्यूम ही ग्रो करता है? दूसरे भी प्लांट ग्रो करते हैं ना। तो बच्चे का क्वेश्चन होता है कि बैक्टीरिया कैसे पहचानता है कि भाई लेग्यूम ही है, और मुझे सिम्बायोसिस इसी के साथ ही करना है, किसी और के साथ नहीं करना। प्लांट तो बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि लेग्यूम के साथ ही सिम्बायोसिस करना है? पूछो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। आज की क्लास का टाइम ओवर हो गया अपना, है ना। कल यहीं से शुरू करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल खत्म करके फिर मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू करूंगा टॉपिक आपका। इसको मैं सेव करके जा रहा हूं ताकि अपने दिक्कत ना आए डायग्राम्स की। मूवीज में याद रखना अपने फोल्डर का नाम, ठीक है? ठीक है, वो क्या पिक्चर्स में और दूसरे भी हो गए हैं ना सेव, इसलिए